जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अनअकैडमी के एग्जाम मेडिजी प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको एक सीरीज देने जा रहा हूं जो कि होगी लगभग 500 से 700 प्रश्न होंगे इसके अंदर। और ये सीरीज होगी आपके जनरल स्टडीज के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके एमसीक्यूज। तो 10 एमसीक्यूज हम डेली कवर करेंगे, है ना। और ये इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, तो स्वागत है आपका एग्जाम मेड जी में, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। देखिए, अनअकैडमी आपको यूपीएससी सीएससी के लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़े रहिएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जो भी चीजें दी हुई हैं उसके आधार पर आपको डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। और बाकी डिटेल में जानकारी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, टेस्ट मिल जाते हैं, क्विजेज मिल जाते हैं, एक टेक्स्टेड कोर्स मिल जाता है। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी पर आप सभी को पता है कि पढ़ाते हैं, जिसमें ये नाम शामिल हैं। सभी सभी आप इन लोगों से परिचित हैं। इसके साथ यदि आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी लेते हो 28 अप्रैल तक, तो आपको 20 बुक्स जो हैं वो आपके घर पर पहुंचा दी जाएंगी, जो कि जिनकी रेट है 10,000 रुपए, जो कि एक्सपर्ट यूपीएससी एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर को आप मिस मत करिएगा। ईएमई 10 यूज कर लीजिएगा 10% ऑफर के लिए। 28 अप्रैल तक ये है। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है क्या, ये आपका यदि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 1 साल के बजाय आपको 3 4 5 महीने जो है एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, यानी कि अगले प्री 2022 के प्री होने तक आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो 49,500 रुपए में, तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ईएमई 10 यूज कर लोगे तो 44,550 रुपए में मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इसमें आपको पर्सनल कोच मिल जाता है और मेंस आंसर प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसका एवेल्युएट कर पाओगे आप, कि जांच कर पाओगे कि आप आखिरकार परफॉर्मेंस कैसी कर रहे हो। इसके लिए भी आप ईएमई 10 यूज करिएगा। ठीक है, हमारा कोड। प्लस के अंदर होता क्या है और आइकॉनिक के अंदर क्या होता है, प्लस के अंदर क्या होता है। प्लस के अंदर तो ये चीजें पाई जाएंगी आपकी, ठीक है, ये जो दिया हुआ है अंदर। और आइकॉनिक के अंदर ये तो है ही, साथ ही साथ पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाता है, एक्सपर्ट गाइडेंस मिल जाता है, टेक्स्ट एनालिसिस मिल जाते हैं। तो ये फायदा है आपका आइकॉनिक का। प्लस के अंदर तो ये सारी चीजें हैं ही हैं जो बता दी गई हैं। इसके अलावा आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते ही होगे या फिर लेना चाहोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ईएमई 10 यूज कर लोगे 24,700 रुपए में पड़ जाएगा। कोई भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, हिंदी मीडियम से ले रहे हो या इंग्लिश मीडियम से ले रहे हो, आप ले लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शनल लेने का फायदा ये है, ऑप्शनल सब्सक्राइब करने का फायदा ये है अनअकैडमी पर कि आपको एक साथ में सभी ऑप्शनल मिल जाते हैं, है ना, यहाँ पर। तो ये एक खास बात है। इसके अलावा आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। जैसे प्लस प्लस में क्या, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और आइकॉनिक जीएस वाला, ये दोनों लोगे तो 1 साल का 88,700 रुपए का होगा। लेकिन ईएमई 10 यूज कर लोगे तो लगभग 14-15% आपको छूट मिल जाती है, दोनों का लेते हो साथ में। तो इसी प्रकार से प्लस वाला, यानी कि जो आइकॉनिक है, आइकॉनिक को हटा करके जो केवल प्लस था, ऑप्शनल था, जीएस प्लस ऑप्शनल लोगे तो 70,103 रुपए का है ये। ईएमई 10 यूज कर लोगे तो ये बहुत ज्यादा इसमें बेनिफिट मिल जाएगा आपको, और भी डिस्काउंट मिल जाएगा 14-15%। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पैसे नहीं है आपके पास, तो आप लोन ले सकते हो अनअकैडमी से। ये बहुत अच्छा इनिशिएट है अनअकैडमी का, जो आप बजाज वगैरह से फाइनेंस कराते हो, यहाँ से आप बिल्कुल फ्री में करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आपका लिंक मिल जाएगा, या फिर ये वाली वेबसाइट पर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, 0 प्रोसेसिंग फीस है, 0% इंटरेस्ट के साथ में 2 घंटे में आपका अप्रूवल मिल जाता है, और कोई भी चार्ज नहीं है हिडन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोन भी अप्लाई कर सकते हो अनअकैडमी से, और तैयारी अपनी सुचारू रूप से रख सकते हो यदि पैसे नहीं है तो। इसके अलावा टेस्ट सीरीज यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी होती है। फ्री टेस्ट सीरीज है, ये मार्च से स्टार्ट हुई है टेस्ट सीरीज फॉर कंप्लीट जीएस के लिए। 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, इसके लिए आप ईएमई 10 यूज करिएगा। कोई भी अनलॉक कोड करना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सभी के लिंक मिल जाएंगे। वर्ल्ड अफेयर यूपीएससी सीएससी करंट अफेयर सीरीज चल रही है, 3 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। इस पर भी आप भाग लीजिएगा।
अनअकैडमी पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस के लिए, 13 मार्च से स्टार्ट है ये, यानी कि स्टार्ट हो चुकी है, उसमें भी आप भाग लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। अनलॉक कोड मांगेगा, उसमें आप EME10 यूज कर लीजिएगा हमारा। इसके अलावा नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, 21 अप्रैल से और भी हो रहे हैं। 3500 के आसपास MCQs आपके लिए कराए जाएंगे प्रीलिम्स के लिए एक्सपर्ट टीम द्वारा। ठीक है, आप सभी जानते हैं 1 ईयर के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, 2 ईयर के भी स्टार्ट हो चुके हैं, NCERT बैचेज भी आज चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी को। इसके अलावा कॉम्बैट के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जीतने का आपको मौका मिलता है। प्रत्येक संडे को ये कराई जाती है 11 बजे, सुबह 11 बजे। एनरोल कर लीजिएगा, एनरोल करते समय EME10 यूज कर लीजिएगा। अनलॉक कोड है ये, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं आपको MCQs पॉलिटी के में कराने जा रहा हूं आज से। तो पहले पॉलिटी के चलेंगे, पॉलिटी के समाप्त कराऊंगा मैं, फिर उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सभी बेसिक्स जो होंगे वो मैं आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आपको भी इसमें भाग लेना है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ या फिर मैं ये चीजें कर रहा हूँ, इसके बाद लाइव भी मैं लिया करूंगा कुछ टाइम बाद। पहला प्रश्न है रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है ये पढ़ना ऐसे है जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में मैं बता ही रहा हूँ, साथ में आप बुक भी आप निकाल लीजिएगा, उसमें सर्च करके या फिर पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, बुक में पढ़ करके फिर इसका आंसर देने का प्रयास करोगे तो और ज्यादा बेहतर है। लेकिन जो लोग इस बार देने जा रहे हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो डायरेक्ट कि आपने कितना पढ़ा है, ये भी आप देख सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट है, इसने कंपनी के नौकरों को, यानी कि कंपनी में जो कार्य करने वाले थे उनको किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने से रोक दिया था। क्या यह सही है? दूसरा स्टेटमेंट है, इसने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के गवर्नर को एक दूसरे से स्वतंत्र बना दिया था। क्या यह सही है? तीसरा स्टेटमेंट है, इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाया था। तो इसमें से सही कौन सा है, ये आपको जवाब देना है। थोड़ा सा सोचिएगा और जवाब दीजिए, पहला दूसरा, पहला तीसरा, या केवल पहला, या फिर दूसरा तीसरा। तो आप जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपके कितने सही हुए वो भी आप लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है इसका सी यानी कि केवल एक। कैसे है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी जरूरी है, डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। जो मैं प्रश्न बता रहा हूं वो प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन को भी हम ठीक ढंग से, चाहे वाली टाइम थोड़ा सा लग जाए लेकिन देखेंगे जरूर। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक पहला कदम था। ठीक है, 1773 वाला, यानी संवैधानिक रूप देने का एक तरह से क्या किया गया था, प्रयास किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के ऊपर। ये पहला अधिनियम था। जिस अधिनियम की क्या क्या विशेषता है ये देख लेते हैं आज। इसने बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया था, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में परिभाषित कर दिया था, नामित कर दिया था। यानी जो पहले बंगाल का गवर्नर कहलाता था अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य की एक कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो आपको एक फैक्चुअल नॉलेज भी मिलती रहेगी इस सीरीज को देखने से। इसने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बना दिया था। यानी कि बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो किसके अंदर आ गई थी, अब वो आ गई थी आपकी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग अब उन पर क्या कर सकता था, शासन कर रहा था। इसने कलकत्ता 1974 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, तो प्रश्न ये आया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। इस प्रकार से कभी भी फैक्ट के रूप में आ जाए तो वो हुई तो 1774 में थी, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश शामिल थे। अच्छा ये बताइए पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा शायद, एलिजा इम्पे। ठीक है, तो इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं। इसने कंपनी के नौकरों को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने और मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है,
ये है ना पहला, तो इस वजह से ये पहला सही हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, यानी प्रश्न नहीं इसी के अंदर, इसने भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों पर रिपोर्ट करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी का गठन भी इसने कर दिया था। जो ये फैक्ट आपको याद रखना है। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व को क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। तो ये फैक्ट आपको अलग से पता होना चाहिए जो कि इस प्रश्न में गलत था। तो इतनी सी बात रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इससे आपका रेगुलेटिंग एक्ट प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कहीं भी पूछा जाए इतना सफिशिएंट है इसके बारे में जान लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको करने का प्रयास करिएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम कह सकते हो आप कि द्वैध शासन प्रणाली का अर्थ क्या है। आखिरकार द्वैध शासन प्रणाली जो बोला गया है इसका अर्थ क्या है, वो इसका जवाब कौन दोगे, आप दोगे डेफिनेटली, मैं तो बताऊंगा ही इसका आंसर। तो पहला स्टेटमेंट है, केंद्र और प्रांतीय दोनों विधानसभाओं के पास अपने स्वयं के क्षेत्राधिकार में कानून बनाने की शक्ति थी। क्या इसे द्वैध शासन कहा जाता था। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश संसद और केंद्रीय विधानमंडल दोनों को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार था। तीसरा स्टेटमेंट है, कुछ विषयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद के भारतीय सदस्यों और कार्यकारी परिषद के ब्रिटिश सदस्यों के लिए कुछ अन्य लोगों के लिए विकसित किया गया था। या फिर डी आंसर है इसका, प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है आप सोच करके लगाइएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूं। आंसर है इसका डी। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका देख लेते हैं। डी यानी कि प्रांतीय विषयों को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था। जो प्रांत थे उनको दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया था, वही द्वैध शासन था। ठीक है। 1919 अधिनियम के केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल किया गया था। केंद्रीय नियंत्रण जो था उसको क्या कर दिया गया था, कमजोर किया गया था। ठीक है, यह है द्वैध शासन। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं को उनके विषयों की सूची पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। हालांकि सरकार की संरचना केंद्रीकृत और एकात्मक ही रही थी, यानी केंद्रीकृत थी और एकात्मक थी। इसने प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया, हस्तांतरित और आरक्षित कर दिया था। हस्तांतरित विषयों को गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से प्रसारित किया जाना था। बस आप जो टू द पॉइंट जो चीजें बताई जा रही हैं उनको आप नोट करते जाइएगा, एक नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा इससे रिलेटेड। दूसरी ओर आरक्षित विषयों को गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैध शासन के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है दोहरा नियम, यानी दो नियम। ठीक है, हालांकि यह प्रयोग काफी हद तक असफल ही रहा था, तो दो श्रेणियों में से बांट दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारत के लिए एक विधानसभा का विचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, यानी एक विधानसभा हो भारत के लिए, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था क्या, ये सबसे पहले। दूसरा स्टेटमेंट है, ब्रिटिश मुख्यतः क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से पहली बार विधानसभा के विचार को स्वीकार किया था। तीसरा स्टेटमेंट है, मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, या फिर दोनों गलत हैं। यानी कि सॉरी, दूसरा तीसरा सही है या फिर दोनों, कोई भी इनमें से सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, डी है। ठीक है, कोई भी इनमें से सही नहीं है, सभी के सभी गलत हैं। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो सही सही चीजें थोड़ी सी आपको समझ में आ जाएंगी कि है क्या। 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा अंततः विधानसभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। अगस्त प्रस्ताव के द्वारा ये किया गया था, इस फैक्ट को आप लिख लीजिएगा। 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, कैबिनेट के एक सदस्य थे, आप सभी जानते हैं।
जानते होंगे, मुझे उम्मीद है जो लोग इस बार देने जा रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाए जाने वाले एक स्वतंत्र संविधान के गठन पर ब्रिटिश सरकार के एक प्रस्ताव के साथ आए। ठीक है, इस प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया गया था, स्वीकार नहीं किया था, ये ध्यान रखना है। जो भारत को अलग अलग संविधान सभाओं वाले 2 स्वराज्य राज्यों में विभाजित करना चाहते थे, ये 2 राज्य चाहते हैं, आप सभी को पता है। अंततः कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था, हालांकि इसने 2 सभाओं के विचार को खारिज कर दिया गया था, लेकिन इसने संविधान के लिए एक योजना बनाई जो कमोबेश मुस्लिम लीग को संतुष्ट करती थी उस समय। ठीक है, जिस समय बनाई थी। तो ये है इसका आंसर, नोट कर लीजिएगा एक एक बात को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विधानसभा द्वारा भारतीय संविधान बनाने के अलावा किया गया था? विधानसभा द्वारा एक तो संविधान बनाया गया था, और क्या क्या किया गया था? पहला स्टेटमेंट है, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ये एक फैक्चुअल है, कभी कभी एक का फैक्ट आ भी जाता है और थोड़ी सी जानकारी आपको होनी भी चाहिए। दूसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। तीसरा स्टेटमेंट है, इसने मई 1949 को राष्ट्रमंडल की भारत की सदस्यता की पुष्टि कर दी थी। कौन सा कथन इसमें से सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर तीसरा? आपने पढ़ा होगा तो थोड़ी बहुत चीजें याद होंगी, नहीं है तो मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। आंसर है इसका सी यानी कि 1, 2, 3 तीनों ही इसके सही हैं। तो क्या क्या था? इसने मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि कर दी थी। 22 जुलाई 1947 को क्या कर दिया था? राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था। 24 जनवरी को क्या किया था? राष्ट्रगान अपनाया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को भी अपना लिया था एक ही दिन। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में क्या किया गया था? चुन लिया गया था, है ना। तो इतनी सी बातें आपको थोड़ी सी ये पता होनी चाहिए जहां तक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। ये 5वां प्रश्न है, 1 मिनट। तो पढ़िए इस प्रश्न को। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित में से कौन से थे? तो उद्देश्य प्रस्ताव था, उसके प्रावधान क्या क्या थे उसके बारे में है। पहला स्टेटमेंट है, संघ बनाने वाले क्षेत्र स्वायत्त इकाइयां होंगे। संघ बनाने वाले क्षेत्र स्वायत्त इकाइयां होंगे और संघ को सौंपे गए विषयों को छोड़कर सरकार की सभी शक्तियों और कार्यों का उपयोग निर्वहन करेगी। दूसरा स्टेटमेंट है, संप्रभु और स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और अधिकार उसके संविधान से संचालित होंगे। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत के सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता के साथ ही स्थिति और अवसरों की समता की गारंटी और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। क्या ये उद्देश्य प्रस्ताव में निहित था? बताइए आप। केवल तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है या फिर केवल दूसरा सही है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को आप क्या करोगे, आज अच्छे से पढ़ लोगे और यहाँ से जो मैं चीजें बता रहा हूँ नोट से बना लोगे। आंसर है इसका बी, यानी कि पहला और तीसरा सही है, ये वाला गलत है। क्या है इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संघ बनाने वाले क्षेत्र स्वायत्त इकाइयां होंगी। संघ को सौंपे गए विषयों को छोड़कर सरकार की सभी शक्तियों और कार्यों का उपयोग करेगी। इस प्रकार राज्य जो संविधान सीधे संविधान से शक्ति प्राप्त करेंगे। राज्यों को जो शक्ति प्रदान कहां से प्राप्त होगी? सीधे संविधान से। संप्रभु और स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां और अधिकार लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत के आधार पर लोगों में निहित होंगे। ठीक है, ये लोगों में निहित होंगे, ना कि संविधान में। तो यहाँ पर दूसरे में क्या कर दिया गया? संविधान कर दिया गया है। प्रस्ताव के अनुसार भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। स्थिति और अवसर की समानता या समता बोल सकते हैं, और कानून के समक्ष समानता होगी, और मौलिक स्वतंत्रता जैसे वाक, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना, व्यवसाय, संघ और कार्य की
स्वतंत्रता प्राप्त होगी, जो कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन ही होंगे। ठीक है, तो इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन है, उन पर आपको विचार करना है, कौन सा है बताना है ये सही है। पहला स्टेटमेंट है, लिखित संविधान के बिना एक लोकतंत्र का अस्तित्व हो सकता है? क्या लिखित संविधान के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व हो सकता है? दूसरा स्टेटमेंट है, नागरिकों की राजनीतिक समानता का अर्थ है मतदान के अधिकार और सार्वजनिक पदों के लिए समान अवसर प्रदान करना। तो बताइए, इस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी में बहुत बन जाते हैं, जो कि आपकी कहीं ना कहीं मेंटल क्षमता को भी जांचते हैं। यानी कि आपने पॉलिटी पूरी पढ़ ली, लक्ष्मीकांत पूरी पढ़ ली, लेकिन क्या आप इस प्रश्न का जवाब देने लायक बन सके कि नहीं बन सके, ये भी यूपीएससी आपसे जांचना चाहता है। पहला स्टेटमेंट है, दूसरा सही है या दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं? तो आप इसका जवाब दोगे आप मुझे, मैं इसका आंसर और डिस्क्रिप्शन आपको बता देता हूँ। आंसर है इसका सी, दोनों ही इसके सही है। नागरिकों की नागरिकों की राजनीतिक समानता, समान मतदान अधिकारों, सार्वजनिक पदों के लिए समान अवसर आदि को संदर्भित करती है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार एक अर्थ में यह एक व्यक्ति एक वोट है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में मान सकते हो तुम। एक लिखित संविधान के बिना एक लोकतंत्र का अस्तित्व हो सकता है? ब्रिटेन इसका अच्छा उदाहरण है। तो यही आपसे कहीं ना कहीं प्रश्नों में दिया गया था, दोनों ही इसके सही हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत की संप्रभुता का अर्थ क्या है? आखिरकार संप्रभुता होती क्या है, उसको डिस्क्राइब कैसे करोगे आप, उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संप्रभुता आखिरकार है क्या। ठीक है, तो पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। कोई भी बाहरी शक्ति भारत सरकार को निर्देशित नहीं कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है, नागरिकों के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारतीय नागरिकों के लिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो बताइए संप्रभुता का अर्थ क्या है? बड़ा सिंपल सा है, पहला दूसरा, पहला तीसरा या दूसरा और तीसरा। तो थोड़ा सोच करके इसका जवाब दीजिए मुझे आप, मैं इसको डिस्क्रिप्शन और इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। आंसर क्या है? केवल एक ही सही है इसका, है ना। यानी कि ये इनसे कोई लेना देना है नहीं। संप्रभुता का मतलब यह है कि हम संप्रभु हैं, हमारे ऊपर किसी की चलेगी नहीं। ठीक है, कोई हम पर अधिकार नहीं जमा सकता है, ये होता है संप्रभु। कोई भी देश, हम अब किसी देश के अधीन नहीं हैं। ठीक है, हालांकि अगर इसे मेंस में थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया जाए आज की पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारे ऐसे नियम कानून होते हैं जो विश्व संघ द्वारा बनाए जाते हैं, वो हमें लागू करने पड़ते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, तो क्या हम लागू करने के लिए बाध्य हैं या नहीं है, ये विषय किसका हो गया? मेंस का हो गया। ठीक है, तो उसको हम बैलेंस करके उत्तर उसका लिखेंगे, लेकिन अंत में यही लिखेंगे कि कोई भी हमारे ऊपर दादागिरी नहीं दिखा सकता है। कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है, संप्रभुता का तात्पर्य केवल यह है कि भारत एक ऐसा राज्य है जो अपने स्वयं के निर्णय करता है, जो अंततः लोगों द्वारा निर्देशित होते हैं। लोग यहाँ के जो चाहते हैं वो चीज होगी अंततः, कोई दूसरा व्यक्ति बाहर का नहीं बताएगा कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे आजकल कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अमेरिका कुछ कहे, बाहर के लोग कुछ कहें, हमारे भारत में क्या चल रहा है, तो वो चीज नहीं है। हम संप्रभु हैं, हम अपने अंदर का जो मामला है हम खुद सुलझाने लायक हैं। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को निर्देशित नहीं कर सकती है। हालांकि संप्रभुता की अवधारणा सभी लोकतांत्रिक अधिकारों के ढांचे में निहित नहीं है। उदाहरण के लिए एक संप्रभु राज्य अपने नागरिकों के बीच भेदभाव भी करता है। ठीक है, भेदभाव, ये गलत शब्द यूज किया है यहाँ पर, भेदभाव नहीं करता है, उस भेदभाव को समाप्त करने के लिए भेदभाव होता है। यानी कि एक ऊपर है व्यक्ति, एक नीचे है, तो इसे ऊपर लाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो अपने एफर्ट कर ही रहा है, लेकिन इसे एक्स्ट्रा देंगे, हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये भेदभाव नहीं हुआ, ये उन्हें समान लाने के लिए भेदभाव कह लीजिए इसे। ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर कह सकते हो आप इसे। एक संप्रभु राज्य भाषण की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित
कर सकता है, क्योंकि यह एक पूर्ण अधिकार नहीं है, भले ही यह लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बैन लगाया जा सकता है, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8वां। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यह घोषणा दर्शाती है। क्या दर्शाती है? आखिरकार ये वर्ड तो आपने पढ़ लिया, भारत होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका अर्थ क्या है? पहला स्टेटमेंट है, भारत संघ राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम है। क्या इन संघ और राज्य के अंदर कोई समझौता हुआ है, उसका परिणाम है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, संगठक इकाइयों राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका जवाब क्या है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं? तो इसका आंसर आप सोच करके थोड़ा सा देखिए, गहन उसका आंसर फिर बताइएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इसका क्या है? ए है। अनुच्छेद 1 में वर्णन किया गया है, क्या किया गया है? भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत को राज्यों के परिसंघ फेडरेशन के बजाय क्या यूज किया गया है? राज्यों का संघ, यूनियन शब्द यूज किया है, ठीक है, के रूप में वर्णित किया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राज्यों के संघ वाक्यांश को 2 कारणों से राज्यों के परिसंघ से तरजीह दी जाती है, यानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेहतर बताया जाता है राज्यों के परिसंघ से। एक क्या है? भारतीय संघ अमेरिकी परिसंघ जैसे राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है कतई, और दूसरा राज्यों को परिसंघ से अलग होने की कोई भी शक्ति नहीं है। ठीक है, तो भारत को इस समझौते का, जैसे राज्यों में कुछ समझौते हुए उसके आधार पर कोई हमने देश बना लिया, इस आधार पर नहीं बनाया जैसा कि अमेरिका बना हुआ है। वहां के 50 राज्यों ने क्या किया है? मिल करके एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, यानी कि एक केंद्र बना लिया है जिसमें एक राष्ट्रपति होगा मुख्य। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ क्या है? सभी लगभग लगभग बराबर हैं, राज्य अपने अधिकार हैं, लेकिन केंद्र को क्या दिया गया है? एक तरह से बढ़ावा दिया है, केंद्र फर्स्ट प्रायोरिटी पर है, पहले से ही था जो कि, ठीक है। तो अपने आप में सभी स्वतंत्र हैं, तो इसे संघीय आप कह सकते हो, राज्यों का संघ कह सकते हो। नेक्स्ट है आपका, संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है संविधान की उद्देशिका, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट है। अमेरिकी मॉडल से प्रेरणा लेते हुए भारत ने उद्देशिका के साथ अपने संविधान को की शुरुआत की है। क्या अमेरिका के मॉडल से ये ली गई है उद्देशिका? तो पहला तो फैक्चुअल यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है या नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है, स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित और निर्देशित करने वाले मूल्य भारतीय संविधान की उद्देशिका में अंतर्निहित हैं। तीसरा स्टेटमेंट है, यह भारतीय संविधान की आत्मा है। चौथा स्टेटमेंट है, यह सरकार के किसी भी कानून और कार्रवाई की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करती है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका जवाब आपको पता होना चाहिए, मुझे उम्मीद है आप जवाब दीजिएगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में सॉरी। दूसरा तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या फिर 2 3 4 सही, या फिर सारे के सारे सही हैं। तो इसका आंसर और डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सभी को पता होगा लगभग इसका आंसर, मुझे पता है कि लगभग सभी ने आंसर सही दिया होगा, और यदि आपने सही दिया है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो, आप उद्देशिका को बिल्कुल सही तरीके से आप समझ चुके हो। धीरे धीरे हम एक एक करके टॉपिक वाइज चीजें लेकर के आएंगे, आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। अनअकैडमी के अंदर भी मैं कुछ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें भी बताऊंगा, ठीक है, जल्द ही मैं अनाउंस करने वाला हूं इस पर। स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित और निर्देशित करने वाले मूल्य भारतीय संविधान की उद्देशिका में अंतर्निहित हैं, जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव तैयार की थी। वे भारतीय संविधान के सभी लेखों का मार्गदर्शन करते हैं। अमेरिकी मॉडल से प्रेरणा लेते हुए समकालीन विश्व के अधिकांश देशों ने उद्देशिका के साथ अपने संविधान की शुरुआत की है, ठीक है। इसमें वह दर्शन सम्मिलित है जिस पर संपूर्ण संविधान का निर्माण किया गया है। यह सरकार के किसी भी कानून और कार्रवाई की जांच और मूल्यांकन करने के लिए एक मानक प्रदान करता है। जब भी कानून कोई अड़चन होती है, संविधान के अनुच्छेदों में कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं कि आखिरकार अच्छा डिसीजन क्या लिया जाए, तो हमारे न्यायकर्ता क्या करते हैं? उद्देशिका का सहारा जरूर लेते हैं। उद्देशिका के अंदर है तो छोटी सी,
लेकिन पूरा संविधान एक तरह से उसी में निहित है। संविधान के अलावा भी जो कुछ चीजें छूटी हुई हैं वो भी किसमें इंक्लूड कर दी गई हैं, उद्देशिका में। उद्देशिका का एक एक शब्द के अंदर बहुत बड़ा अर्थ समेटे हुए है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पूरी तरह से, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह अच्छा या बुरा है। यह संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, यह आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। अंतिम प्रश्न है, जाइएगा नहीं, अभी कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट भी मैं करूंगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, संसद के पास भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संदर्भ में प्रावधान करने की शक्ति है क्या? दूसरा स्टेटमेंट है, प्राकृतिकरण नागरिक जिन्होंने विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान की है, वे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ नहीं ले सकते। समझ रहे होंगे आप इसका आंसर। तीसरा है इसका, संविधान धर्म, जाति, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव पर रोक लगाता है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है आपको, कौन सा सही नहीं है। पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, या दूसरा या पहला और तीसरा। तो इसका आंसर है बी, यानी कि दूसरा और तीसरा क्या है, सही नहीं है ना। दूसरा तीसरा सही नहीं है। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं थोड़ा सा सही से। भारत के पास नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति और नागरिकता के संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति होगी। अनुच्छेद 11 में ये चीज लिखी गई है। भारत सरकार किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव प्रगति के लिए विशिष्ट सेवा प्रदान करता है के मामले में प्रकटीकरण की सभी शर्तों से छूट प्रदान करती है। प्रत्येक प्राकृतिकरण नागरिक को भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छूट दे दी गई, निष्ठा की शपथ तो लेंगे ही लेंगे। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि राज्य उन मामलों में अपने निवासियों को विशेष लाभ प्रदान कर सकता है या उन्हें प्राथमिकता दे सकता है जो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो संविधान के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें विशेष छूट एक तरह से दी जा सकती है। अनुच्छेद 15 के अनुसार ही आप सभी को पता होगा आरक्षण वगैरह अनुच्छेद 15-16 के आधार पर दिया गया है नौकरियों में। उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शिक्षा के लिए फीस में रियायत दे सकता है डेफिनेटली। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस प्रकार के और भी मैं वीडियोस लेकर आऊंगा। लगभग 500 से 700 प्रश्नों की ये सीरीज रहेगी। जो लोग इस बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट देगा ही, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है, तो ये आने वाले समय में 2-3 साल तक, 4 साल तक जो प्रश्न आएंगे उनकी बनने की यहाँ से संभावना होगी। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा एग्जाम में 10% डिस्काउंट के लिए। अनअकैडमी यदि ज्वाइन कर रहे हो तो EME10 आप यूज कर लीजिएगा, या फिर कोई भी कोड की जरूरत हो, फ्री कोर्सेज बहुत सारे हैं वहां पर, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। EME10 आप यूज कर लीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, और बेल आइकन का हिट कर दीजिएगा बेल आइकन को। तो ये वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।